हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस ब्रह्मास्त्र बैच की मदद से आप लोगों की तैयारी कम से कम समय में बहुत ही अच्छी बेहतर तैयारी बनाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ब्रह्मास्त्र का जो पहला टॉपिक है वो अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। मेरे प्यारे बच्चों, इससे बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा किरण का गुण। सबसे पहले हम लोग अल्फा किरण पढ़ लेंगे। तो देखिए, अल्फा किरण धनावेशित होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है तथा आवेश +2e होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या मतलब है? मतलब कहने का ये कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम-24 होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम-24 होता है। तो ऑब्वियसली चार्ज जो होता है वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो हीलियम में कितना प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। और जब हीलियम के ऑब्वियसली जब हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। जब इस हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तब इसी को क्या बोला जाता है? अल्फा पार्टिकल। मतलब कहने का ये कि अल्फा पार्टिकल हीलियम-24 +2 के इक्विवेलेंट होता है। तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? +2e चार्ज होता है। और इसका द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ऑब्वियस बात है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो इसका द्रव्यमान कितना है? 4। तो इसका मतलब क्या है? 1 का 4 गुना। दूसरा पॉइंट, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। मतलब जब फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा रे जाके टकराएगा तो उसको भी प्रभावित करेगा, उस पर भी एक धब्बा बनाएगा। तीसरा, फ्लोरेसेंस इफेक्ट, प्रतिदीप्त प्रभाव उत्पन्न करता है। अल्फा रे फ्लोरेसेंट इफेक्ट उत्पन्न करता है। फ्लोरेसेंट इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? फ्लोरेसेंट इफेक्ट का मतलब हुआ कि अगर अल्फा रे किसी परमाणु से जाकर टकराएगा तो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देगा और फिर से वो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हो जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, हायर ऑर्बिट में चला जाएगा और फिर से उस एनर्जी को, जो अल्फा पार्टिकल के द्वारा दिए गए एनर्जी को गेन किया, उस एनर्जी को फिर से छोड़कर फिर से वापस ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि किसी एटम के, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल के टक्कर होने से उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देता है, उस इलेक्ट्रॉन में अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और फिर उसी एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करता है, जिससे कि उस एटम से लाइट एमिट होता है। किसी एटम से लाइट का एमिशन यही फ्लोरेसेंस इफेक्ट कहलाता है, प्रतिदीप्त प्रभाव कहलाता है। चौथा है, अल्फा रे का भेदक क्षमता कम होता है। भेदक क्षमता मीन्स पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी या फिर पावर। अल्फा रे का पेनेट्रेटिंग पावर कम होता है। आप समझ सकते हैं कि अल्फा रे का पेनेट्रेटिंग पावर इतना कम होता है कि एक पेज, कॉपी का जो पेज होता है, वो पेज अल्फा पार्टिकल को, मूविंग अल्फा पार्टिकल को रोक सकता है।
पांचवा, अल्फा रे का वेलोसिटी अपेक्षाकृत कम होता है। अल्फा रे का जो वेलोसिटी है वो कम होता है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होता है इसके पास, और बहुत ज्यादा इसके पास स्पीड नहीं होने के कारण ही इसका पेनिट्रेटिंग पावर, भेदक क्षमता बहुत कम होता है। अगर इसका स्पीड ज्यादा होता तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा होता है, भेदक क्षमता भी ज्यादा होता है। तब हो सकता था कि एक पेपर के मतलब कॉपी के एक सीट को, कॉपी के एक पेपर को ये आराम से मतलब छेद कर सकता था, पेनिट्रेट कर सकता था। नेक्स्ट, अल्फा रे का आयनीकरण शक्ति मींस आयोनाइजेशन पावर सर्वाधिक होता है। मतलब अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजेशन पावर सर्वाधिक होता है। ये आयोनाइजेशन पावर क्या होता है इसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसा कि अल्फा पार्टिकल किसी एटम से टकराया और टकराने के बाद ये उसके इलेक्ट्रॉन को मतलब एक्साइटेड स्टेट में भेज देता है। इन द सेंस ये अल्फा पार्टिकल अपना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ देता है और एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को आयनाइजेशन बोला जाता है। और ये अल्फा पार्टिकल इस आयनाइजेशन पावर में बहुत ही माहिर होता है। मतलब अल्फा पार्टिकल का आयनाइजेशन पावर बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब सबसे अधिक होता है आयनाइजेशन पावर। सबसे अधिक कहने का मतलब अल्फा के बाद आएगा बीटा पार्टिकल, मतलब बीटा रे, गामा रे, इस सबसे इसका आयनाइजेशन पावर, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। मतलब ये किसी परमाणु से जब टकराएगा तो ये तुरंत उसको आयन में बदल देगा, तुरंत वो परमाणु पर आवेश आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल पर प्लस आवेश होता है, +2e आवेश मींस प्लस आवेश। तो जब अल्फा पार्टिकल पर प्लस आवेश होता है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्लस आवेश को, धनावेशित कण को, अल्फा पार्टिकल को लाएंगे तो डेफिनेटली इस पर फोर्स लगेगा। इन द सेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल मूव करेगा, गति करेगा, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब जाने का इधर तो ये अपने रास्ता से भटक जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में भी, क्योंकि आपको पता है कि एक आवेशित कण को, एक चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी उस चार्ज पार्टिकल पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। और जब इस अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने रास्ते से भटक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास आवेश होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट, बीटा किरण के गुण। बीटा किरण के गुण, तो पहला गुण जो है, बीटा किरण ऋणावेशित होता है। इसका द्रव्यमान तथा आवेश इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा आवेश के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा पार्टिकल जस्ट इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? ऋणावेशित, नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसी तरह से अल्फा पार्टिकल पे भी नेगेटिव चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर और इसका आवेश भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना कम होता है। इन द सेंस इस अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान भी उतना ही कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है तथा फ्लोरेसेंस इफेक्ट मतलब प्रतिदीप्ति प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये अल्फा पार्टिकल की तरह बीटा पार्टिकल भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर टकराएगा तो उस पर कुछ ना कुछ अपना धब्बा बनाएगा और फ्लोरेसेंस इफेक्ट उत्पन्न करता है। फ्लोरेसेंट इफेक्ट का क्या मतलब है कि ये बीटा पार्टिकल भी किसी परमाणु से, ये बीटा पार्टिकल भी किसी परमाणु से अगर टकराएगा तो उस परमाणु से भी लाइट एमिट होगा, प्रकाश उससे उत्सर्जित होगा। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्लोरेसेंस इफेक्ट, प्रतिदीप्ति प्रभाव। मतलब ये अल्फा पार्टिकल किसी परमाणु से अगर टकराएगा तो वो परमाणु कुछ ना कुछ प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जैसा कि बीटा पार्टिकल के बारे में आपको बताया, बीटा पार्टिकल के बारे में बताया कि ये जो है ना, इसका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है। इसका पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदक क्षमता, मतलब किसी वस्तु को छेद करके इस पार से उस पार होने की क्षमता जो है
वो अल्फा पार्टिकल से बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखिए, उसी के लिए एक यहाँ पे एक पॉइंट के द्वारा उस चीज को समझ सकते हैं कि इसका भेदक क्षमता अल्फा पार्टिकल से कैसे ज्यादा होता है। इस चीज को आप आराम से यहां से समझ सकते हैं। देखिए, 1 सेंटीमीटर मोटा एल्युमिनियम का शीट बीटा पार्टिकल को रोक सकता है, जबकि अल्फा पार्टिकल को एक पतला पेज या एल्युमिनियम फॉयल रोक सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बीटा पार्टिकल जो है, इसको 1 सेंटीमीटर मोटा एल्युमिनियम का शीट रोक सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एल्युमिनियम शीट का थिकनेस, मोटाई 1 सेंटीमीटर से कम हुआ तो फिर उस शीट को भी ये अल्फा पार्टिकल छेद करके आर पार हो जाएगा। मतलब समझ सकते हैं कि इसका पेनिट्रेटिंग पावर कितना ज्यादा हाई है। लेकिन अल्फा पार्टिकल का अगर बात किया जाए तो ये अल्फा पार्टिकल एक पेज, मतलब कॉपी का जो एक पेज होता है उसको भी छेद नहीं कर सकता। इन द सेंस अल्फा पार्टिकल को एक पेज भी रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बीटा पार्टिकल का स्पीड अल्फा पार्टिकल से अधिक होता है। कभी कभी यह लाइट के 90% चाल से चलती है। चूंकि अल्फा पार्टिकल लाइट के तुलनात्मक चाल से चलता है, इसलिए इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसका आयनाइजेशन पावर अर्थात आयनीकरण क्षमता अल्फा पार्टिकल से कम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बीटा पार्टिकल का स्पीड अल्फा पार्टिकल से अधिक होता है। यह तो पेनिट्रेटिंग पावर से ही पता चल गया। यह तो बहुत ही स्पष्ट बात है, क्लियर बात है कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका पेनिट्रेटिंग पावर, भेदक क्षमता उतना ज्यादा होगा। तो इस बीटा पार्टिकल का भी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है। और ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये बीटा पार्टिकल का स्पीड जो है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है। अब देखिए, इस बीटा पार्टिकल का स्पीड कितना होता है। ये बीटा पार्टिकल कभी कभी लाइट के 90% स्पीड से चलता है। अगर हम बोले लाइट के 90% स्पीड, इसका मतलब यह है कि लाइट के आसपास ये स्पीड, लाइट के 90% स्पीड क्या है? ये लाइट का 90% स्पीड क्या है? इसका मतलब है कि ये लाइट के आसपास रफ्तार से चलता है, लाइट के करीब रफ्तार से चलता है। लाइट के बराबर तो नहीं, लेकिन लाइट के आसपास वाले वैल्यू वाली रफ्तार से चलता है। तो ये कम रफ्तार तो नहीं हुआ। और आपको पता है कि अगर कोई कण लाइट के आसपास रफ्तार से चलने का क्या मतलब है? अगर कोई कण लाइट के आसपास वाले रफ्तार से चलता है, इसका मतलब यह है कि ये लाइट के तुलनात्मक स्पीड से चलता है। और जब कोई पार्टिकल इतना स्पीड से चले तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि आप कैलकुलेशन में आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मतलब गलत हो सकता है। तो ऑब्वियस बात है, अभी तक का क्या रिकॉर्ड है? जिसका स्पीड कम होता है उसका आयनाइजेशन पावर ज्यादा होता है। तो ये बीटा पार्टिकल जो है, इसका स्पीड अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसका आयनाइजेशन बीटा पार्टिकल से क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा विचलित किया जा सकता है। ऑब्वियस बात है कि ये बीटा पार्टिकल के बारे में क्या बताया आपको कि बीटा पार्टिकल पर माइनस चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन की तरह है। तो बीटा पार्टिकल पर जब माइनस चार्ज होता है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारेंगे। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेगा तो डेफिनेटली इसमें फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगेगा और फोर्स के वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये विचलित हो जाएगा, अपने रास्ता से भटक जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल पर माइनस चार्ज होता है, तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चुंबक के क्षेत्र में मूविंग चार्ज पार्टिकल को, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी आवेशित कण को फेंका जाए तो उस पे बल लगता है। मतलब इस बीटा पार्टिकल पे इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी बल लगेगा, जिसके वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। मतलब अल्फा पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराएंगे, जब वो मूव करेगा तो अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ये देखिए, बीटा पार्टिकल भी खत्म हो चुका है। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी होगा वो गामा पार्टिकल का।
ये देखिए, गामा रे या फिर गामा पार्टिकल एक ही बात है। गामा रे का गुण, गामा किरण का गुण। तो पहला देखिए, गामा रे प्रकाश तथा गामा रे प्रकाश एक्स-रे प्रकाश की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके पास सिर्फ अत्यधिक ऊर्जा एच न्यू होता है। यह कई सेंटीमीटर मोटे एल्युमिनियम के स्लैब को भेद कर सकता है, अतः इसका भेदक क्षमता सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये गामा रे जो है, गामा रे का भेदक क्षमता सबसे अधिक होता है। तो इसी से पता चल जाता है कि गामा रे का जो स्पीड होगा, जो रफ्तार होगा, वो अल्फा रे और बीटा रे, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के तुलना में बहुत ज्यादा होगा। और इसके बारे में तो यह भी बताया गया कि गामा रे जो है वो एक्स-रे की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग का बात होता है, वैसे ही मेरे दिमाग में लाइट आ जाता है, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि इस लाइट का रफ्तार कितना है, इन द सेंस इस गामा रे का भी रफ्तार वही है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी लाइट के रफ्तार से ही चलता है। अब बताइए, लाइट के रफ्तार से कोई पार्टिकल चले, ये गामा रे अगर लाइट के रफ्तार से चलता है तो डेफिनेटली इसके पास जो पेनिट्रेटिंग पावर होगा, भेदक क्षमता होगा, वो सभी कण की तुलना में ज्यादा होगा। इसीलिए ये कई सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का बात नहीं किया जा रहा है, कई सेंटीमीटर एल्युमिनियम स्लैब को पेनिट्रेट कर देता है। कई सेंटीमीटर मोटे एल्युमिनियम स्लैब से ये पास हो सकता है। कौन? गामा रे। इसीलिए इसका भेदक क्षमता, अतः हम कह सकते हैं कि इसका भेदक क्षमता सबसे अधिक होता है। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, दोनों पार्टिकल से अधिक होता है इसका भेदक क्षमता। नेक्स्ट, यह प्रकाश के वेलोसिटी से चलता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है तथा फ्लोरोसेंस इफेक्ट उत्पन्न करता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये गामा रे जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ऑब्वियस बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंग बोले तो प्रकाश, मतलब ये गामा रे है ना, ये प्रकाश के रफ्तार से चलता है। और कोई पार्टिकल, कोई रे प्रकाश के रफ्तार से चले तो डेफिनेटली उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज्यादा होगा, और इसीलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा बात यह है कि अल्फा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के तरह ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। इन द सेंस, जब ये रे फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएगा तो उस पर कुछ ना कुछ छाप बनाता है, कुछ ना कुछ धब्बा छोड़ जाता है। इसी चीज को बोला जाता है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है और फ्लोरोसेंस इफेक्ट भी उत्पन्न करता है, मतलब प्रतिदीप्त प्रभाव भी उत्पन्न करता है। प्रतिदीप्त प्रभाव उत्पन्न करने का क्या मतलब है? ये गामा रे अगर किसी परमाणु से टकराएगा तो वो परमाणु प्रकाश निकालेगा अपने में से, उस परमाणु से कुछ ना कुछ प्रकाश उत्पन्न करेगा। इसी प्रोसेस को, इसी प्रभाव को क्या बोला जाता है? प्रतिदीप्त प्रभाव। और ये प्रभाव उत्पन्न करता है कौन? गामा रे। नेक्स्ट, अब आपको तो एक चीज बता ही चुके हैं कि जो पार्टिकल जितना ज्यादा फास्ट चलेगा, जितना ज्यादा स्पीड से चलेगा, उसका आयनाइजेशन पावर, उसका आयनीकरण क्षमता उतना कम होता है। तो इसका रफ्तार, गामा रे का तो रफ्तार सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसका आयनाइजेशन पावर, इसका आयनीकरण क्षमता जो है वो सबसे कम होने वाला है। मतलब इस गामा रे का आयनाइजेशन पावर, आयनीकरण क्षमता सबसे कम होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो सब कुछ बता दिया, लेकिन एक चीज बताए नहीं कि इसका आवेश क्या होता है, इस पर कैसा आवेश होता है। आपको अल्फा पार्टिकल पे बता दिए कि +2e आवेश होता है, आपको बीटा पार्टिकल पे बता दिए कि इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है और द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन इस गामा रे पे कौन सा आवेश होता है? इस गामा रे पे मेरे प्यारे बच्चों कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि बता दिए ना इसके बारे में कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके पास भी कोई आवेश नहीं होता है, फोटोन भी वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उसी तरह से ये गामा रे भी क्या होता है? उदासीन होता है। गामा रे भी उदासीन होता है। अब बताइए, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, इस दोनों पे तो आवेश होता था, आवेश की वजह से ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता था, विचलित होता था, अपना रास्ता बदल लेता था। लेकिन इस पे तो कोई आवेश होता नहीं है, ये तो कण न्यूट्रल होता है। तो
इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पार्टिकल पर, उदासीन कण पर कोई बल नहीं लगाता है, इसीलिए इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे के प्रॉपर्टी के बारे में, गुण के बारे में पढ़ लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जा सकता है, इससे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इससे। नेक्स्ट सॉडिस डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, रेडियोधर्मी रूपांतरण के लिए सॉडी का विस्थापन। ये सॉडी, ये साइंटिस्ट का नाम है सॉडी, और इसी के नाम पर क्या पड़ा, सॉडीज का विस्थापन। देखिए रेडियोधर्मी रूपांतरण के लिए सॉडी का विस्थापन नियम। ये रेडियोधर्मी रूपांतरण क्या है, पहले तो आप समझ लीजिए कि रेडियोधर्मी तत्व होता क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ होता क्या है। वैसा पदार्थ जो कि अपने में से कुछ ना कुछ कण को निकालते रहता है, मतलब वैसा पदार्थ जिससे अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण वो रेडिएशन के द्वारा हमेशा लगातार बाहर निकलते रहता है, तो ऐसे पदार्थ को, वैसे तत्व को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है या फिर रेडियोधर्मी तत्व बोला जाता है। और यहाँ पे रेडियोधर्मी रूपांतरण का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जब रेडियोधर्मी तत्व से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल ये निकलता है, तो वो रेडियोधर्मी तत्व एक तत्व से दूसरे तत्व में, दूसरे तत्व से तीसरे तत्व में, इस तरह से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, इसमें बदलाव होते रहता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया रेडियोधर्मी रूपांतरण के लिए ये किसका विस्थापन नियम है, सॉडीज विस्थापन नियम है। देखिए सॉडीज विस्थापन नियम का क्या मतलब है, जैसा कि आपको बताया है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियोधर्मी तत्व से जब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब क्या, वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये एक परमाणु से दूसरे परमाणु में कैसे बदलेगा, ये बदलने का क्या नियम होगा, मतलब जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जब रेडिएट होगा, जब निकलेगा, तब ये दूसरा परमाणु कैसे बनता है, तो उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। और उस नियम को कौन दिया, सॉडी साहब दिया, इसीलिए बोला जाता है कि सॉडी का विस्थापन नियम, मतलब रेडियोधर्मी रूपांतरण के लिए सॉडीज का विस्थापन नियम। तो मतलब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि किसी रेडियोधर्मी तत्व से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल के निकलने से वो परमाणु ही चेंज हो जाता है, वो परमाणु ही बदल जाता है। तो आखिर कैसे बदलता है, मतलब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, किसी रेडियोधर्मी तत्व से अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तब वो कैसा परमाणु बनेगा, जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तब वो कैसा परमाणु बनेगा, और जब गामा पार्टिकल निकलेगा तब उसमें किस तरह का चेंजिंग होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जैसे कि एक जनरल फॉर्म, एकदम सामान्य रूप में इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल ही सामान्य रूप में इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये इस परमाणु को हम वाई मान लिए, इस परमाणु को क्या मान लिए, इस परमाणु को हम वाई मान लिए, और आपको पता है कि इसका परमाणु नंबर नीचे Z लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है। और इस परमाणु से अल्फा कण, इस परमाणु से अल्फा कण रेडिएट हो रहा है, इस परमाणु से अल्फा कण क्या हो रहा है, निकल रहा है, रेडिएट हो रहा है। तो अल्फा कण रेडिएट होने का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अल्फा कण क्या है, अल्फा कण कुछ नहीं, हीलियम 2-4 है, हीलियम 2-4 है। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, +2 आवेश होता है, और द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। अगर अल्फा कण निकल रहा है, अगर किसी परमाणु से, किसी एलिमेंट से अल्फा कण निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें 2 प्रोटॉन, मतलब 2 आवेश, 2 प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, और द्रव्यमान संख्या कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, न्यूक्लियॉन्स की संख्या, उसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, अर्थात ये द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगा। मतलब अल्फा किसी परमाणु से अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है, अगर अल्फा का निकलता है, तो इसका मतलब यह है कि उस परमाणु का परमाणु संख्या 2 कम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगा। तो देखिए ये वाई एक परमाणु है जिसका परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, और इससे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, इससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि इसका जो
इसका जो परमाणु संख्या है वो 2 कम हो जाएगा। देखिए परमाणु संख्या में 2 घटता हुआ आपको दिख रहा होगा, और द्रव्यमान संख्या कितना कम हो जाता है, 4 कम हो जाता है। तो A-4 यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में 4 घटता हुआ दिख रहा है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, इसका देख सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल है इसका। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, यूरेनियम 92 to 38, यूरेनियम 92 238, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इससे जब अल्फा पार्टिकल निकलता है, इससे जब अल्फा का निकलता है तो इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये कैसे यूरेनियम से थोरियम में कन्वर्ट होता है, बदलता है, वो हम बता रहे हैं। तो इससे अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल निकलने का ये मतलब है कि इसका परमाणु संख्या 2 कम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगा। तो 92 में से परमाणु संख्या जब 2 कम होगा तो ये 90 बचेगा, और द्रव्यमान संख्या 238 में से अगर 238 में से 4 घट जाएगा तो ये 234 बचेगा। और इस तरह से परमाणु संख्या 90 और द्रव्यमान संख्या 234 थोरियम का होता है। इस तरह से यूरेनियम किसमें कन्वर्ट हो चुका है, थोरियम में कन्वर्ट हो चुका है। और चूंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो यहाँ पे हम अल्फा पार्टिकल को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को दिखा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब ही होता है हीलियम 24 प्लस टू करने का मतलब आवेश है, प्लस आवेश है, क्योंकि आपको पता है कि हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो सिर्फ उसके पास +2 मतलब 2 प्रोटॉन बचता है। इसीलिए जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हैं तब वो अल्फा पार्टिकल बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब हीलियम से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब वो अल्फा पार्टिकल की तरह बन जाता है, मतलब अल्फा पार्टिकल हीलियम 24 के जैसा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट जैसे आपको बता दिया कि एक एलिमेंट से, एक परमाणु से जब अल्फा पार्टिकल डिके होगा, मतलब जब अल्फा पार्टिकल रेडिएट होगा, जब निकलेगा तो वो कैसे दूसरे परमाणु में बदल जाता है, कैसे दूसरे परमाणु में चेंज हो जाता है वो बताए। लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियोधर्मी तत्व से बीटा पार्टिकल भी डिके होता है, वो भी रेडिएट होता है, वो भी हमेशा उत्सर्जित होते रहता है। तो किसी परमाणु से अगर बीटा पार्टिकल रेडिएट होगा, मेरे प्यारे बच्चों, किसी परमाणु से अगर बीटा पार्टिकल रेडिएट होगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा, तब वो कैसा, उसमें किस तरह का चेंजिंग आएगा, किस तरह का उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे वाई एक परमाणु को दिखा रहे हैं इन जनरल फॉर्म में, 100% हम जनरल फॉर्म का बात करेंगे। ये वाई एक परमाणु है जिसका परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है। इससे क्या निकल रहा है, इससे बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे बीटा पार्टिकल होता क्या। आपको पता है कि ये बीटा पार्टिकल जो है, इस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश भी होता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका द्रव्यमान भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये समझना कि ये बीटा पार्टिकल आता कैसे है, ये बनता कैसे, ये समझेंगे। ये कैसे उत्पन्न होता है बीटा पार्टिकल, ये समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एक परमाणु का अगर बात किया जाए, एक परमाणु का बात किया जाए तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। अगर एक परमाणु का बात किया जाए तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो इसके नाभिक में, इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो ये बीटा पार्टिकल का कैसे फॉर्मेशन होता है, बीटा पार्टिकल कैसे बनता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि इस परमाणु का एक न्यूट्रॉन जो है ना, एक न्यूट्रॉन इस परमाणु का टूटता है, स्प्लिट होता है। ये जो है एक न्यूट्रॉन इसका टूटता है। किस में टूटता है, किस किस चीज में टूटता है, ये हम आपको बता रहे हैं। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटता है और इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस चार्ज में, प्रोटॉन में टूटता है और इलेक्ट्रॉन में टूटता है। और एक एंटी न्यूट्रोनो पार्टिकल होता है, एंटी न्यूट्रोनो, दैट इज ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू बार। तो 3 तरह का, या इसमें जो है ना 3 तरह का कण निकलता है, आप समझ सकते हैं। न्यूट्रॉन जब टूटता है तो प्रोटॉन बनता है, मतलब न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रोनो मतलब निकलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक न्यूट्रॉन के टूटने से जो ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, यही इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है बीटा पार्टिकल। ये जो है ना, न्यूट्रॉन के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन बनता है ना, इसी को बोला जाता है बीटा पार्टिकल। ये कुछ भी नहीं, बीटा पार्टिकल है। आप सोचें कि एक न्यूट्रॉन टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इससे तो निकल ही जाएगा, बाकी बात क्या बचेगा, ये एंटी न्यूट्रिनो समझिए कि कोई कण नहीं है ना। लेकिन ये प्रोटॉन क्या है, ये प्रोटॉन तो एक कण है ना। ये प्रोटॉन क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसके बाद क्या है, एक प्रोटॉन। तो कहने का मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या, बीटा पार्टिकल तो निकल गया, उस परमाणु से निकल गया, तो बचा क्या,
एक न्यूट्रॉन के निकलने से ये भी हट गया, तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन बचा। मतलब एक न्यूट्रॉन जो है ना उस परमाणु में सिर्फ एक प्रोटॉन को छोड़ जाएगा, है ना, एक न्यूट्रॉन किसको छोड़ जाएगा, प्रोटॉन को छोड़ देगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब प्रोटॉन को छोड़ देगा तो इसका मतलब क्या है, पहले भी अगर मान लिया इस परमाणु के पास एक प्रोटॉन था एक न्यूट्रॉन था, तो दोनों मिला के इसका परमाणु संख्या कितना हुआ, एक एक दो, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोला जाता है। तो इसके पास परमाणु संख्या कितना हुआ, एक एक दो। लेकिन एक न्यूट्रॉन टूट भी गया, तो ये अपने जगह पे एक प्रोटॉन तो इसमें तो रख ही दिया, है ना, ये टूट कर निकला इसमें इलेक्ट्रॉन, दैट इज बीटा पार्टिकल। लेकिन एक न्यूट्रॉन जो टूटता है इससे, तो ऐसा नहीं है कि इस नाभिक में एक कण कम हो जाता है, नहीं, वो न्यूट्रॉन टूट के अपने जगह पे एक प्रोटॉन छोड़ जाता है, वो, है ना, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है लेकिन प्रोटॉन छोड़ देता है। तो इस तरह से अभी भी इसका देखिए, पहले भी एक एक दो और अभी भी दो, एक प्रोटॉन और दो, मतलब एक प्रोटॉन, अभी भी द्रव्यमान संख्या इसका दो ही है। कहने का मतलब यह है कि किसी परमाणु से अगर बीटा पार्टिकल निकलता है, बीटा रे निकलता है, तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस परमाणु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि पहले भी दो था और अभी भी क्या है, दो है। द्रव्यमान को तो दोनों से मतलब है, किससे, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों से मतलब है। अगर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो फिर भी द्रव्यमान संख्या दो, अगर एक प्रोटॉन मतलब दो प्रोटॉन हो, एक प्रोटॉन दैट इज दो प्रोटॉन हो, फिर भी द्रव्यमान संख्या क्या होगा, दो होगा। द्रव्यमान संख्या को दोनों से मतलब है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का सम होता है, जोड़ होता है। तो इस तरह से इतना तो क्लियर हो गया कि जब किसी परमाणु से, जब किसी एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकलेगा, बीटा रे निकलेगा, जब किसी परमाणु से बीटा रे निकलेगा, एक हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी परमाणु से बीटा कण निकलेगा, बीटा रे निकलेगा, तो उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहले क्या था, जब प्रोटॉन नहीं था तो क्या था, इसमें न्यूट्रॉन था, है ना। लेकिन न्यूट्रॉन के टूटने से जैसे बीटा पार्टिकल निकला, तो वैसे ही इसके जगह पे क्या आ गया, प्रोटॉन। जब इसमें एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था, तो इसका परमाणु संख्या कितना, एक, इसका परमाणु संख्या एक, क्योंकि परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन का संख्या होता है। जब इसमें एक प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था, इसमें परमाणु संख्या क्या हो गया, एक हो गया। लेकिन जैसे ये न्यूट्रॉन निकलता है और अपने जगह पे एक प्रोटॉन छोड़ता है, तो द्रव्यमान तो वही रह जाता है, लेकिन इस बार जो प्रोटॉन का संख्या वो क्या हो चुका है, एक से दो हो चुका। पहले एक था, अब एक अधिक हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, परमाणु संख्या क्या हो गया, एक से बढ़ जाता है। मतलब किसी परमाणु से बीटा पार्टिकल के निकलने से परमाणु संख्या एक से उसका बढ़ जाता है, एक इंक्रीज कर जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये Z परमाणु संख्या में एक बढ़ जाता है, एक ऐड हो जाता है। देखिए Z+1, यहाँ पे Z है और यहाँ पर क्या है, Z+1। ये तो जनरल फॉर्म का बात किए, लेकिन इसके लिए एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। तो इस एग्जांपल को मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो क्या है, कार्बन 614, है ना। आपको पता है कि कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, 12, 13, 14। तो ये 14 वाला है। तो कार्बन C614 का बात किया जा रहा है। इस एलिमेंट से यहाँ पे बीटा पार्टिकल निकल रहा है, इस एलिमेंट से, इस परमाणु से बीटा कण क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो आपको पता है कि बीटा कण के निकलने से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसका द्रव्यमान है 14, तो इसका द्रव्यमान भी 14 ही है। लेकिन आपको पता है कि इसके परमाणु संख्या एक बढ़ जाता है, इसका परमाणु संख्या एक से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या था 6, तो यहाँ पे परमाणु संख्या क्या हो गया, 7 हो गया। और आपको पता है कि परमाणु संख्या 7 होने का क्या मतलब है, कि वो नाइट्रोजन बन चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कार्बन था पहले, अब क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया। तो ये इस तरह से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल के निकलने से डायरेक्ट परमाणु ही बदल जाता है। और यहाँ पे ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो कण है, मतलब न्यू बार, है ना। ये जो भी हो, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकल जाता है, इसीलिए नाभिक के अंदर इसका गिनती नहीं किया जाता है। मतलब वैसे भी द्रव्यमान संख्या जो होता है वो परमाणु की संख्या, मतलब सॉरी, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या ही होता है। तो इसीलिए इस पे उतना दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट, अब क्या देखिए, अल्फा रे निकाल दिए, बीटा रे निकाल दिए, तब किसका नंबर है,
गामा रे का। देखते हैं कि किसी परमाणु से जब गामा रे निकलता है तब उसमें किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब उसमें किस तरह का चेंजिंग होता है, ये देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक परमाणु लिए, ये गामा का सिंबल नहीं है, ये एक परमाणु है, जनरलाइज फॉर्म है परमाणु का, ये एक परमाणु का जनरलाइज फॉर्म है। तो गामा किरण के, गामा रे के निकलने से परमाणु में किस तरह का चेंजिंग आएगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। गामा रे के निकलने से किस तरह का चेंजिंग होगा। देखिए ये क्या है, ये गामा रे है, यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे, ये गामा रे है, और इसका परमाणु संख्या क्या है, मतलब सॉरी गामा रे बोल रहे, सॉरी ये मतलब एक परमाणु है जिसका परमाणु संख्या क्या है, Z है, और द्रव्यमान संख्या कितना है, A है। तो इससे गामा रे निकलेगा, ये जो आपको तीर के ऊपर दिखा रहे ये क्या है, निकलने वाला गामा पार्टिकल, निकलने वाला गामा रे। तो जब गामा रे निकलता है तो आपको दिख रहा होगा कि द्रव्यमान संख्या A था तो A ही रह गया, और परमाणु संख्या Z था तो यहाँ पे क्या रह गया, Z ही रह गया। परमाणु संख्या Z था तो ये Z ही रह गया, मतलब किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, और यहाँ पे साथ ही देख रहे होंगे कि ये हायर एनर्जी स्टेट में रहता है तो ये सिर्फ लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। इन द सेंस किसी परमाणु से गामा रे के, गामा किरण के निकलने से क्या होता है, इसका एनर्जी स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब ये पहले हायर एनर्जी था तो ये लोअर एनर्जी में चला जाता है। क्यों, इसके द्रव्यमान संख्या, मतलब इसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों गामा कोई कण नहीं है, ये क्या है, एनर्जी है। तो नाभिक में जो मास के क्षति के कारण, द्रव्यमान के क्षति के कारण, मास डिफेक्ट के कारण जो ऊर्जा स्टोर होता है, जो ऊर्जा संचित होता है, सिर्फ वही ऊर्जा निकल जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा कण है नहीं। तो किसी नाभिक से ऊर्जा के निकलने से, मतलब गामा किरण के निकलने से क्या होता है कि ऊर्जा निकलता है, तो उसमें ना ही प्रोटॉन कम होता है और ना ही न्यूट्रॉन कम होता है। और जब गामा रे के निकलने से ना ही प्रोटॉन कम होगा और ना ही न्यूट्रॉन कम होगा, तो इसका द्रव्यमान संख्या भी नहीं बदलेगा और परमाणु संख्या भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि उस परमाणु का ऊर्जा मतलब निकल जाता है। मतलब गामा रेडिएशन क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा निकलेगा। पहले इसके पास थोड़ा ज्यादा ऊर्जा था, लेकिन गामा रेडिएशन के कारण, गामा रे के निकलने के कारण, गामा रे के निकलने के कारण इसका थोड़ा सा ऊर्जा कम हो जाएगा। इसीलिए गामा रे के निकलने से ना ही परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन होता है, ना ही परमाणु संख्या में भी परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान संख्या में भी कोई परिवर्तन होता है, लेकिन ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है, क्योंकि गामा रे के निकलने का मतलब है कि उस परमाणु से क्या निकला है, ऊर्जा निकला है। नेक्स्ट, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉजिक गेट। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट। देखिए ये लॉजिक गेट क्या होता है, आपको पहले हम ये रीड करके उसके बाद बता देते हैं। लॉजिक गेट जो है ये एक डिजिटल सर्किट होता है। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जो कि इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल से रिलेट करता है। अब आपको लगता होगा कि ये इनपुट सिग्नल क्या होता है, आउटपुट सिग्नल क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये डिजिटल सर्किट क्या होता है। देखिए ये सब घर में जो भी सर्किट यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लेकिन कंप्यूटर वगैरह के अंदर जो सर्किट यूज किया जाता है उसको डिजिटल सर्किट बोला जाता है। ओके, तो ये लॉजिक गेट जो है, लॉजिक गेट या फिर सिर्फ गेट बोल सकते हैं, ये लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को कोरिलेट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बताएंगे एक एग्जांपल के द्वारा कि ये लॉजिक गेट मतलब ये डिजिटल सर्किट कैसे इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल से कोरिलेट करता है। मतलब इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल का क्या मतलब है, जो सिग्नल हम देते हैं सर्किट को वो इनपुट सिग्नल, और उस इनपुट सिग्नल के देने के रिजल्ट में वो जो देता है वो आउटपुट हो गया, है ना। जैसे कि देखिए इस बल्ब में, जैसे घर में जो बल्ब जलता है, इसमें इनपुट के तौर पे क्या देते हैं हम, करंट देते हैं, आउटपुट के तौर पे क्या देता है बल्ब, लाइट देता है ना। तो यहां पर आपको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझा देते हैं इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को। देखिए इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, एक हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, एक सर्किट बना रहे हैं और आपको उस सर्किट की मदद से समझाएंगे, मतलब डिजिटल सर्किट बना रहे हैं और उस डिजिटल सर्किट की मदद से समझाएंगे कि कैसे हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो कैसे आउटपुट सिग्नल आता है, ये आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल पर कैसे डिपेंड करता है, कैसे इस दोनों में रिलेशन है, कैसे इस दोनों में कैसा संबंध है।
देखिए एक सर्किट हम बना रहे हैं, कोई भी सर्किट रैंडमली कोई भी सर्किट हम बनाएंगे। जैसे एक यहाँ पे स्विच दिए, दूसरा स्विच सर्किट का जो है वो यहाँ पे होगा, इसको बोल दिए S1, इसको बोल दिए S2, स्विच 1 स्विच 2, और इससे एक बल्ब कनेक्ट कर दिए, और इस सब को क्या किससे कनेक्ट कर दिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो ऑब्वियस बात है कि आपको पता है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। देखिए तो ये क्या होगा, ये दो स्विच यूज किए हम, एक स्विच है यहाँ पर S1, तो इसमें जो इनपुट देंगे उसका नाम हम रखते हैं A, और ये इसका नाम क्या रख देते हैं B। चाहे तो S1 और S2 पे भी कहानी खत्म कर सकते हैं, उस पर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर S1 का जो इनपुट देंगे, जो कुछ भी करेंगे उसमें, उसका नाम क्या दे दिए A, और S2 के साथ जो कुछ भी करेंगे उसका नाम क्या दे दिए, B दे दिए। देखिए तो अभी जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि दोनों सर्किट क्या है, ऑफ है, दोनों सर्किट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों सर्किट, ये S1 मतलब दोनों स्विच क्या है, ऑफ है, A और B दोनों ऑफ है। तो बेस्ट बात है कि ये दोनों स्विच, अगर ये दोनों स्विच S1 और स्विच S2 अगर दोनों ऑफ होगा तो करंट तो इधर तो जाएगा ही नहीं, मतलब बल्ब से होके करंट नहीं जाएगा। अगर दोनों स्विच ऑफ होगा तो बल्ब से होके करंट नहीं फ्लो करेगा, जब बल्ब से करंट नहीं जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। देखिए तो ये जब इनपुट सिग्नल, ये A और B इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये मेरे कंट्रोल में है ना, ये स्विच A है, मतलब A और B ये दोनों मेरे कंट्रोल में है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों इनपुट सिग्नल है ना। आप स्विच को ऑन करें, आप स्विच को ऑफ करें, तो इसका मतलब क्या है कि आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। इस स्विच के ऑन ऑफ करने के रिजल्ट में ये बल्ब जलता है या फिर बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो देखिए फिलहाल क्या करे किए हैं यहाँ पे, A इनपुट और B इनपुट, स्विच S1 और स्विच S2 को हम क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। तो ऑफ करेंगे तो करंट नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से ये आउटपुट सिग्नल, इसको क्या बोल दिए, C बोल दिए, तो C भी ऑफ हो जाएगा। A को ऑफ किए, B को ऑफ किए, तो क्या हो जाएगा, C भी ऑफ हो जाएगा। मतलब A इनपुट को B इनपुट को ऑफ किए तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यही है। और दूसरा बात कि अगर हम A को जला भी दें, ऑन भी कर दें, और B को ऑफ रख दें, फिर भी देखिए एक इनपुट को क्या कर दिए, ऑन कर दिए, और दूसरे इनपुट को ऑफ ही रखे, तो फिर भी ये आउटपुट C जो है, वो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, है ना। तो तीसरा बात ये कि अगर इसको हम ऑन कर दी, मतलब ऑफ कर दिए, और इसको फिर से ऑन कनेक्ट कर दिए, स्विच S को मतलब S1 को क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, स्विच S2 को क्या कर दिए, ऑन कर दिए, फिर भी ये करंट यहां से होके यहां नहीं जा पाएगा, फिर भी ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा, फिर भी ये बल्ब ऑफ रहेगा। मतलब इनपुट A को ऑफ किए और इनपुट B को ऑन कर दिए, फिर भी आउटपुट C क्या हो गया, ऑफ हो गया। देखते हैं ना कभी ये मतलब आउटपुट और इनपुट में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, दोनों को ऑफ कर दिए फिर भी ये ऑफ आउटपुट, दोनों इनपुट में से एक को ऑन रखे दूसरे को ऑफ किए फिर भी ये आउटपुट क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों इनपुट को ऑन कर देते हैं, A और B दोनों इनपुट को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट भी ऑन हो जाएगा, C भी ऑन हो जाएगा, कहने का मतलब ये लाइट मतलब ये बल्ब जल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता चला होगा कि ये जो आउटपुट सिग्नल है ये किस पे डिपेंड करता है, इनपुट A B पे डिपेंड करता है। मतलब यही हो गया कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच का रिलेशन, मतलब इनपुट सिग्नल और आउटपुट के सिग्नल के बीच का रिलेशन, कहने का मतलब इनपुट सिग्नल के चेंजिंग से आउटपुट सिग्नल में कैसा चेंजिंग आता है, तो यही क्या हो गया, दोनों के बीच में रिलेशन है। कभी इसको ऑफ करते हैं मतलब दोनों को ऑफ कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, दोनों में से एक को भी ऑफ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ये अलग अलग तरह का सर्किट हो सकता है। ये किसी एक सर्किट का डायग्राम हम बनाए और उसके हेल्प से समझाए कि ये देखिए आउटपुट सिग्नल जो है इसके इनपुट सिग्नल पर फुल्ली डिपेंड करता है, इस सिग्नल के चेंज करने से ये आउटपुट सिग्नल भी चेंज हो जाता है। इसी को बोला जाता है इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच का रिलेशन, इसी को बोला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो चलिए चलते हैं वापस। ये लॉजिक गेट। तो मेरे प्यारे बच्चों
ये लॉजिक गेट जो है, लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। लॉजिक गेट जो है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। तो सबसे पहले ये जो सर्किट बताया आपको, ये जो डिजिटल सर्किट बताया, ये डिजिटल सर्किट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है और गेट, दूसरा होता है नॉट गेट या फिर एंड गेट, और तीसरा क्या होता है? नॉट गेट। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये और गेट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये और गेट क्या होता है। तो देखिए आपको जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि ये जो भी गेट, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, जो भी गेट, वो सब क्या है? डिजिटल सर्किट है, जो कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच के रिलेशन को बताएगा, तो दोनों को कोरिलेट करेगा। तो ये भी देख रहे होंगे, ये भी एक तरह का क्या है? ये भी सर्किट है, ये भी डिजिटल सर्किट है। लेकिन ये जो डिजिटल सर्किट है ये स्पेशली क्या है? ये और गेट का डिजिटल सर्किट है। ये जो और गेट है ना, और गेट का ये डिजिटल सर्किट, और गेट के डिजिटल सर्किट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये और गेट क्या होता है उसका इंट्रो देख लीजिए आप। और गेट क्या होता है उसका इंट्रो देख लीजिए। देखिए इस लॉजिक गेट में अगर कोई भी इनपुट यस होती है तो आउटपुट सिग्नल भी यस होती है, यस होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये इनपुट सिग्नल के यस होने और आउटपुट सिग्नल के यस होने का क्या मतलब है, ये सबसे पहले समझिए। इस चीज को तो वहां पे नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एकदम सिंपलेस्ट सर्किट बनाते हैं। ये देखिए बल्ब जोड़ दिए, ये बैटरी है प्लस माइनस, ये एक स्विच, एकदम सिंपल। तो देखिए अगर स्विच ऑफ होगा तो ऑफ होता है तो इसको बोला जाता है नो। जब स्विच ऑफ होता है तो इसको क्या बोला जाता है? नो। और इसका एक नोटेशन है, इसका एक नोटेशन है। क्या नोटेशन है? 1। स्विच जब ऑफ होता है तो उसको बोला जाता है नो, सॉरी, स्विच जब ऑफ होता है तो उसको बोला जाता है नो, और नो को आप 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 कहीं पे लिख दिए तो इसका मतलब क्या समझना है? स्विच ऑफ है। दूसरा बात, पहला बात देखिए ये स्विच ऑफ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो ये तो इनपुट सिग्नल है। क्या है ये इनपुट सिग्नल है। मान लिए ए, मतलब स्विच ऑफ रखेंगे, और ये मान लिए सी, तो स्विच ऑफ रखेंगे तो बल्ब भी क्या होगा? ऑफ होगा। मतलब ये नो इनपुट, मतलब ए बोले तो इनपुट, इनपुट अगर नो तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? नो बोले तो 0। नो के बाद नो, आज अभी के बाद नो का मतलब क्या होगा? 0 होगा। ये नो तो ये भी नो। अब देखिए नो का मतलब समझ गए कि स्विच का ऑफ होना। अब देखिए अब इस स्विच को ऑन कर दिए, कनेक्ट कर दिए, इस स्विच को क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। अब इस स्विच को कनेक्ट कर दिए तो बल्ब क्या होगा? बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्विच के ऑन होने का मतलब क्या होता है? यस। स्विच के ऑन होने का मतलब यस होता है। और यस को डिजिटली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिजिट में, डिजिट के रूप में ऐसे बोल सकते हैं। यस को 1 बोला जाता है। देखिए इनपुट बोले तो ए, इनपुट अगर यस है मतलब ऑन है, ऑन को ही 1 बोला जाता है। अगर इनपुट 1 है मतलब यस है तो आउटपुट भी क्या होगा? यस होगा, मतलब ये भी 1 होगा, है ना। तो ये इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को बताने का एक तरीका है। अगर स्विच ऑफ होगा तो उसको नो बोला जाता है, डिजिट में क्या बोला जाता है? 0। अगर स्विच ऑन होगा तो उसको यस बोला जाता है, मतलब उसको डिजिट में क्या बोलेंगे? 1। तो चलिए यहाँ पे इस चीज को यूज करते हैं। यहाँ पे पहले इसका इंट्रो पढ़ते हैं। इसमें इंट्रो क्या है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस लॉजिक गेट में अगर कोई भी इनपुट सिग्नल यस होती है, इस लॉजिक गेट में अगर कोई भी इनपुट सिग्नल यस होती है तो आउटपुट सिग्नल भी यस होगा। मतलब ये जो लॉजिक गेट आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको लॉजिक गेट दिख रहा है, ये जो लॉजिक गेट दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, ये लॉजिक गेट का फिगर है। इस फिगर में अगर कोई भी इनपुट सिग्नल यस होगा, कोई एक भी इनपुट सिग्नल अगर यस होगा तो आउटपुट सिग्नल भी क्या होगा? यस होगा। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले आप फाइंड कीजिए, सबसे पहले आप खोजिए कि ये इनपुट सिग्नल कहाँ है और आउटपुट सिग्नल कहाँ है। देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए आप बल्ब है, ये बल्ब है, और ये बैटरी है, प्लस माइनस जो आपको दिख रहा है ये बैटरी है। और इस बल्ब के एक एंड को इस बैटरी से कनेक्ट किए और दूसरे एंड को
दो स्विच से होते हुए फिर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट किए। कहने का मतलब मोटा मोटी अगर बताया जाए तो एक बल्ब को स्विच से होते हुए बैटरी से हम कनेक्ट किए, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्विच S1 दिख रहा है जिसके इनपुट सिग्नल को हम ए बोलेंगे, और ये स्विच S2 दिख रहा है जिसके इनपुट सिग्नल को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। मतलब यहाँ पे दो स्विच है। स्विच क्या हो जाएगा यहाँ पे इनपुट सिग्नल, क्योंकि स्विच को हम कंट्रोल कर सकते हैं और स्विच के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट आएगा, मतलब आउटपुट आएगा। जो रिजल्ट आएगा उसी को आउटपुट बोला जाएगा। तो देखिए एक इनपुट क्या है, ए है, जो कि स्विच S1 के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, और दूसरा इनपुट सिग्नल क्या है, बी है, जिसको कि स्विच S2 के द्वारा मतलब ऑपरेट किया जाएगा। और इस दोनों का जो रिजल्ट आएगा, दैट इज आउटपुट सिग्नल आएगा, वो क्या आएगा, सी। ये बल्ब जो है, ये जो भी सिग्नल देगा उसको क्या बोले हम, सी बोल दिए। देखिए यहां पे क्या होगा, दो इनपुट सिग्नल है और एक आउटपुट सिग्नल है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दो इनपुट सिग्नल है और एक आउटपुट सिग्नल है। देखिए क्या होगा, क्या बोला गया यहां पे, कोई भी दोनों इनपुट सिग्नल में से कोई एक भी इनपुट सिग्नल अगर यस हो, मतलब ऑन हो, तो आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा, मतलब बल्ब जलेगा। देखते वो कैसे होगा। अभी देखिए फिलहाल तो ऑफ है, तो ऑफ होगा। देखिए आपको पता है कि करंट किधर से किधर जाता है, प्लस से माइनस, इधर से करंट इधर जाएगा, लेकिन इधर से जैसे इधर आना चाहेगा करंट, देखिए यहाँ पे भी सर्किट ब्रेक, यहाँ ऑफ है, स्विच ऑफ है, और यहाँ पे भी स्विच ऑफ है, तो मतलब इधर तो आ ही नहीं पाएगा, जिससे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और ये बल्ब नहीं जलेगा, है ना। ये अभी दोनों ऑफ है, दोनों इनपुट सिग्नल नो है। ऑफ का मतलब नो, नो का मतलब ऑफ। तो किसी भी एक को हम ऑन करते हैं। देखिए जैसे इस इनपुट सिग्नल को ऑन कर दिए, ए इनपुट स्विच S1 को हम ऑन कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो देखिए स्विच S1 को जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये करंट तो आएगा यहां तक, इधर भी जाएगा करंट, इधर भी जाएगा, मतलब जाता लेकिन जाएगा नहीं। इधर तो आप कनेक्ट कर चुके हैं, तो इधर कनेक्ट कर चुके, तो ये करंट इधर से होते हुए इधर आ जाएगा, लेकिन ये इधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये S2 स्विच जो है ये कनेक्ट नहीं है, ये स्विच ऑफ है, ये नो है। तो इसीलिए ये करंट किधर आ जाएगा, इधर से होते हुए इधर आ जाएगा, मतलब बल्ब से होते हुए इधर आएगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, यस, जलेगा ये यहाँ पे। तो मतलब क्या, आप इस स्विच को ऑफ भी रखे, इस स्विच को ऑन कर दिए, फिर भी क्या, आउटपुट सिग्नल, ये बल्ब ऑन हो गया। मतलब इस दोनों स्विच में से एक स्विच अगर यस है, ऑन है, तो आउटपुट क्या है, ऑन है। मतलब इस दोनों इनपुट सिग्नल में से एक इनपुट सिग्नल अगर यस है, तो यहाँ पे आउटपुट सिग्नल भी क्या हो रहा है, यस हो रहा है, बल्ब जल रहा है। चलिए अभी तो इसको ऑन कर दिए, फिर क्या करते हैं, इस इनपुट सिग्नल को क्या करते हैं, इस स्विच को ऑफ कर देते हैं, और इस स्विच को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। एक स्विच को ऑफ कर दिए, दूसरे स्विच को ऑन कर दिए, तो फिर क्या होगा, इस बार जो करंट इधर से आ रहा था इसमें जा रहा था, अब इसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि इधर सर्किट ब्रेक, इधर स्विच ऑफ कर चुके हैं, लेकिन ये इधर से होते हुए इस ब्रांच से होते हुए ये इधर बल्ब में आ जाएगा, जिसके कारण क्या, बल्ब जलेगा। देखिए यहाँ पे दोनों ए और बी इनपुट सिग्नल में ए को तो इस बार ऑफ कर दिया आप, लेकिन बी को क्या कर दिए, यस, ऑन कर दिए, फिर भी ये क्या हो गया, बल्ब ऑन हो गया, है ना। यही चीज हम बताए आपको कि इस तरह का ये जो ऑर गेट है ना, ये ऑर गेट है, ये भी एक डिजिटल सर्किट है ना, जिसमें कि दोनों इनपुट सिग्नल में से कोई भी एक इनपुट सिग्नल अगर यस होगा, ऑन होगा, तो आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑब्वियस बात है कि दोनों ऑफ होगा तो ये ऑफ होगा। वहां पे जो डेफिनेशन बताया गया था कि अगर दोनों इनपुट सिग्नल में से कोई एक भी इनपुट सिग्नल अगर ऑन होगा, यस होगा, तो आउटपुट भी क्या होगा, यस होगा। इसका कहने का ये मतलब है जो अभी आपको हम बता चुके हैं। तो इस तरह का चीज आपको समझ में आ चुका है। ये तो सिर्फ डेफिनेशन हम समझा रहे थे, ये सिर्फ आपको डेफिनेशन समझा रहे थे। अब देखिए, अब इसके ट्रुथ टेबल के बारे में समझाएंगे। देखिए इस और गेट के ट्रुथ टेबल, और गेट का ट्रुथ टेबल, देखिए ये और गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है और ये क्या बताता है। देखिए वह टेबल जो लॉजिक गेट के कार्य को बताता है उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। मतलब ट्रुथ टेबल किसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रुथ टेबल किसको बोला जाता है, जो लॉजिक गेट के काम को बताता है। ये जो लॉजिक गेट है ना, ये जो डिजिटल सर्किट है, इसके कार्य को बताता है कि आखिर ये डिजिटल सर्किट कैसे काम कर रहा है, कैसे ऑन ऑफ हो रहा है, कैसे इसको ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये इस चीज को कौन बताता है, ये ट्रुथ टेबल बताता है। ट्रुथ टेबल उसी नंबर पे हम जो डिफाइन करेंगे, 0 का मतलब नो, ऑफ, और 1 का मतलब यस, ऑन, है ना। तो देखिए ट्रुथ टेबल उसके फंक्शन को बताता है, काम को बताता है कि ये कैसे काम करता है। कौन कैसे काम करता है, और गेट कैसे काम करता है, उसके
फंक्शन को बताता है। ये ट्रुथ टेबल, ये इतना जो आपको टेबल दिख रहा है ना, ये उसके फंक्शन को बताएगा, उसके कार्य को बताएगा कि ये और गेट काम कैसे करता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और गेट कैसे काम करता है। अच्छा, ये तो काम को हम बाद में बता देंगे, उससे पहले आप इसको समझ लें, उससे पहले आप इसको समझ लें कि ये जो है ना, ये इस तरह का सिंबल है एक्चुअली, ये इस तरह का, ये वहां पे जो आपको बताया ना, दो इनपुट सिग्नल होता है, एक ए और दूसरा बी, और तीसरा क्या होता है, आउटपुट सिग्नल। तो देखिए और गेट का वो तो सर्किट डायग्राम था, उसको सर्किट के द्वारा हम दिखा रहे थे कि देखिए और गेट ऐसा सर्किट होता है ना। लेकिन और गेट का ये सिंबल है ना, ये सिंबल है, इस सिंबल के द्वारा आप और गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा सिंबल बना दिए तो इसका मतलब क्या होता है, और गेट। देखिए क्या है, ये इनपुट सिग्नल ए, ये इनपुट सिग्नल बी, और आउटपुट सिग्नल क्या होता है, सी होता है। क्योंकि देखिए और गेट बनने का क्या मतलब है, आप इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को एक साथ दिखा दें, और ये भी वो सिंबल है जो कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को एक बार दिखा रहा है। मतलब ये और लॉजिक गेट बोले तो और गेट का ये एक नोटेशन है, ये एक संकेत है जिसके द्वारा आप सूचित कर सकते हैं और गेट को। अब देखिए इस टेबल को, इस ट्रुथ टेबल को हम जो है ना बना के दिखाते हैं, इस डिजिट को जो है ना यहां पर बना के दिखाते हैं इस फिगर से, इससे। देखिए ये डायग्राम है, इधर हम टेबल बना देते हैं। अब एक बार देख लीजिए टेबल किस तरह का है। देखिए ए बी सी, मतलब ए इनपुट सिग्नल है, बी भी इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल का इंफॉर्मेशन यहां लिखेंगे, ए इनपुट सिग्नल का इंफॉर्मेशन इसके नीचे लिखेंगे, बी इनपुट सिग्नल का इंफॉर्मेशन इसके नीचे लिखेंगे, और सी आउटपुट सिग्नल जो है उसको इसके नीचे लिखेंगे। ओके, तो इसी तरह का हम टेबल बना रहे हैं फिगर के बगल में कि ये नंबर कहां से आता है, कैसे ये वर्क करता है। दैट इज ट्रुथ टेबल तो यही बताता है कि कोई भी डिजिटल सर्किट गेट कैसे काम करता है, मतलब और गेट कैसे काम करता है, उसके फंक्शन को ही तो बताएगा। कौन बताएगा, ये ट्रुथ टेबल बताएगा। यहाँ पे हम उसी तरह का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सेम टू सेम वही ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, जिसमें कि हम क्या दिखाएंगे, दो इनपुट और एक आउटपुट, ए और बी। देखिए ए और बी दो इनपुट सिग्नल है, और तीसरा दिखा रहे हैं हम सी जो कि आउटपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल को इसके नीचे लिखेंगे, आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल को ए बी के नीचे लिखेंगे क्योंकि ए बी इनपुट है, और आउटपुट सिग्नल को सी के नीचे लिखेंगे, है ना। देखिए तो आपको पता है, एक एक करके हिट एंड ट्राई करके आप यहाँ पे निकाल सकते। देखिए अगर दोनों सिग्नल को नो कर दिए, मतलब दोनों सिग्नल को अगर ऑफ कर दिए, दोनों स्विच को ऑफ कर दिए, ऑफ का मतलब जीरो, तो दोनों स्विच को ऑफ कर देंगे तो बताइए करंट आएगा ही नहीं ये बल्ब तक, तो मतलब बल्ब क्या हो जाएगा, नहीं जलेगा। मतलब अगर दोनों इनपुट सिग्नल नो, मतलब दोनों अगर जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, नो। मतलब ये दोनों ऑफ तो ये भी ऑफ, ऑफ को जीरो से दिखाया जाता है। मतलब ए इनपुट सिग्नल ऑफ और बी इनपुट सिग्नल भी ऑफ, तो सी इनपुट सिग्नल भी ऑफ हो जाएगा। देख रहे ना कहीं इसके फंक्शन को बता रही है ये टेबल। अभी देखिए जितना भी इसमें संभावना है ना, जितना भी इसमें संभावना ऑन ऑफ करने का, वो सब यहाँ पे डाटा लिख लेंगे, और ये सब क्या बताएगा, ये ट्रुथ टेबल है। क्या है, ये ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल है, यही बताएगा कि ये कैसे काम करता है। मतलब ये दोनों स्विच अगर ऑफ कर दिए, नो कर दिए, तो आउटपुट सिग्नल भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं फंक्शन को बता रहा है। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। देखिए ए को हम ऑन कर देते हैं और बी को ऑफ रखते हैं। देखिए ए को ऑन कर देते हैं, ऑन का मतलब एक है ना, और बी को क्या कर दिए, ऑफ कर दिए। तो देखिए ए को ऑन कर दिए और बी को ऑफ कर दिए, इधर से तो करंट जा ही नहीं पाएगा, है ना, इधर से करंट नहीं जा पाएगा, तो करंट अल्टीमेटली इधर से होके इधर से आएगा, फिर भी तो देखिए बल्ब तो जलेगा। मतलब इस दोनों में से अगर एक को यस किए, वन कर दिए, एस कर दिए, तो फिर भी आउटपुट सिग्नल ये जो सी है ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, दैट इज ऑन हो जाएगा। तो ये इनपुट आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और क्या, जस्ट इसका उल्टा करते हैं, ए को ऑन रखे, बी को ऑफ रखे। अब क्या करेंगे, इस S2 स्विच को ऑन कर देंगे, इसको क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, ब्रेक कर दिए। तो इस बार इधर से करंट तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर से करंट होते हुए इस बल्ब से गुजर जाएगा और बल्ब जल जाएगा। इस बार क्या किया आप, ए नो और बी को यस कर दिए, तो फिर भी क्या आउटपुट क्या हो गया, यस। और यस को दिखाने के लिए आप 1 को यूज करते हैं।
और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी और तो है यहाँ पे क्या है, अब क्या कर दिए, इस दोनों स्विच को ऑन कर दिया, S1 को और S2 को दोनों को ऑन कर दिए, मतलब इनपुट, ये इनपुट A और दूसरा B, ये दोनों को क्या कर दिए, दोनों स्विच को ऑन कर दिए। ये दोनों स्विच को ऑन ऑफ जो करते हैं तो उसको एज अ इनपुट सिग्नल हम ए और बी बोलते हैं, है ना। कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। दोनों को ऑन कर दिए, ये ऑन कर रहे, कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। जब दोनों को ऑन कर दिए तो क्या हो जाएगा, इधर से दोनों तरफ से करंट आके फिर ये बल्ब से फ्लो कर जाएगा, मतलब ए को भी ऑन किए, इसको भी ऑन किए, तो ये आउटपुट सिग्नल से भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रुथ टेबल। यही सेम टू सेम ट्रुथ टेबल आपको कहां पे दिखाया गया है, नीचे फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए ट्रुथ टेबल आपको पता चल चुका है कि ट्रुथ टेबल कैसे और गेट के फंक्शन को बताता है। ये ट्रुथ टेबल का, ये ट्रुथ टेबल है ये, और ये है और गेट का सिंबल, कि और गेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस और गेट का ये सिंबल हो गया, है ना। तो देखिए अब इस और गेट के लिए, अब इस और गेट के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है। आप समझिए कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ऐसे समझिए। देखिए आप और गेट को ट्रुथ टेबल से बता दिए, मतलब उसके फंक्शन को बता दिए। आप और गेट को देखिए इस सिंबल के द्वारा बता दिए, और गेट को इस सिंबल के द्वारा बता दिए, मतलब इसका नोटेशन है। अब देखिए और गेट को एक मैथमेटिक्स के द्वारा बताते हैं, मतलब और गेट के फंक्शन को, और गेट के फंक्शन को एक मैथमेटिक्स के द्वारा हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। किसके द्वारा बताने जा रहे हैं, एक मैथमेटिक्स के द्वारा और गेट के फंक्शन को हम बताना चाहते हैं। एक मिनट, देखिए मैथमेटिक्स लगाएंगे, और मैथमेटिक्स कहां लगाएंगे, ट्रुथ टेबल को ही देख कर लगाएंगे। देखिए कैसे मैथमेटिक्स इस ट्रुथ टेबल को ही देखकर लगाएंगे। देखिए क्या है इसमें, आप इसके सेकंड इनपुट को देखें, सेकंड इनपुट आउटपुट ऑप्शन को अगर देखें, इसको, इसी से हम मैथमेटिक्स बनाते हैं। देखिए इस इनपुट को क्या बोल दिए, ए, और इस इनपुट को क्या बोल दिए, ए, और दूसरा इनपुट जो है इसमें क्या है, यहां पे आप देखें, इस सिंबल के द्वारा भी इस चीज को आप समझ सकते हैं, क्योंकि सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, और गेट के सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, डिजिटल सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए तो ये ए इनपुट और दूसरा क्या है, बी है। इसको इक्वेशन के द्वारा, बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा कैसे लिखते हैं, ए बी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सी, आउटपुट सिग्नल हो जाएगा। मतलब ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बताएगा कि ये कैसे काम करता है, कौन और गेट कैसे काम करता है, इसके द्वारा आप बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 है, एक जगह पे क्या 1 लिखिए, और बी की जगह पे क्या लिखिए, 0 लिखिए, है ना। तो ये सी क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाता है। देखिए 1 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 में 1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑन नहीं 1 होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये किसका बुलियन इक्वेशन है, ये इक्वेशन बताता है कि ये जो है ना, ये और गेट कैसे काम करता है, इसके वर्किंग को, इसके फंक्शन को बता रहा है ये इक्वेशन। दैट इज दोनों इनपुट सिग्नल को जोड़ेंगे तो आउटपुट सिग्नल आएगा, है ना। एक्चुअली ये इस तरह का जोड़ है नहीं, ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये इस तरह का जोड़ हम बताएंगे आपको इसी ब्रह्मास्त्र लेक्चर में ही बताएंगे, ब्रह्मास्त्र बैच में ही बताएंगे आपको। कभी गैप निकाल के आपको बताएंगे हम कि ये जो है ना, ये बाइनरी सिस्टम का जोड़ है। एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो किसका जोड़ है, बाइनरी सिस्टम का जोड़ है। लेकिन समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ए इनपुट क्या रखे, यस रखे, 1 रखे, बी इनपुट को क्या रखे, 0 रखे, तो सी इनपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ऐसे समझने के लिए है, ये एक्चुअल चीज नहीं है। एक्चुअल चीज आपको जब बाइनरी सिस्टम बताएंगे ना, जैसे हम लोग जो नंबर पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है, डेसिमल सिस्टम होता है ना। तो बाइनरी सिस्टम हम बताएंगे अलग से, और आपके एग्जाम में भी वो पूछा जाता है बाइनरी सिस्टम। तो जब आपको बाइनरी सिस्टम हम बताएंगे ना, तो उस समय ये चीज क्लियर होगा। फिलहाल आप समझिए कि इसके इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब क्या, ये ट्रुथ टेबल, ये पूरा ट्रुथ टेबल को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्योंकि देखिए ट्रुथ टेबल के किसी भी पार्ट को उठाए, देखिए ऐसे इसको उठाइए, इस ऑप्शन को उठाइए, ए इनपुट क्या है, 0 है, प्लस बी इनपुट क्या है, यस 1, तो ये दोनों 0 में 1 जोड़ेंगे, ऐसे याद रखने के लिए है। 0 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा,
1 ही हो जाएगा, मतलब आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये इस ऑप्शन को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना OR गेट का ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि उसके फंक्शन को बताता है कि अगर ए इनपुट 1 होगा, बी इनपुट ऑफ होगा तो आउटपुट क्या होने वाला है, मतलब इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच के रिलेशन को ये बुलियन एक्सप्रेशन भी एक्सप्रेस करता है। ये ट्रूथ टेबल तो बताता ही है उसके फंक्शन को, ये बुलियन इक्वेशन भी बताता है कि ये OR गेट काम कैसे करता है। तो चलिए इस तरह से OR गेट खत्म हो चुका है। और यहां पर देखिए ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन है। तो ये भी देखिए बुलियन एक्सप्रेशन ये लॉजिक गेट के कार्य को बताता है। बस बात है जो ट्रूथ टेबल है वही चीज क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है कि एक ऑफ होगा दूसरा ऑन होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब इनपुट सिग्नल, दोनों इनपुट सिग्नल में से कोई भी एक ऑन होगा तो आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। वही मतलब इक्वेशन भी सेम चीज बताता है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ OR गेट। अच्छा वही सेम चीज है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो देखिए A + B = C, मतलब इनपुट सिग्नल और आउट, मतलब दो इनपुट सिग्नल को जब जोड़ते हैं तो ये आउटपुट सिग्नल के इक्वल होता है, जो कि आपको हम प्रूफ दे भी चुके हैं। मतलब क्या बाइनरी सिस्टम में जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, बाइनरी सिस्टम में जब 1 और 0 को 1 से जब 0 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 1 होता है। ये तो हम लोग के सिस्टम में भी होता है, ये मतलब डेसिमल सिस्टम में, हम लोग का सिस्टम नहीं, ये डेसिमल सिस्टम जो हम जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वो उस सिस्टम में भी 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। और बाइनरी सिस्टम में 1 जोड़ 1 क्या होता है, 1 जोड़ 1 भी कहीं ना कहीं ये 1 ही हो जाता है, जबकि हम लोग मतलब डेसिमल सिस्टम में 1 1 2 हो जाता है। तो इसके बारे में हम अलग से क्लास लेंगे, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लाए, ज्यादा नहीं सोचे इसमें, इसका क्लास हम अलग से लेंगे, अलग से बताया जाएगा इसके बारे में। देखिए OR गेट खत्म हो चुका है। अब देखिए ये क्या है, ये एंड गेट। देखिए ये एंड गेट है, बताए थे ना गेट 3 प्रकार का होता है, OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये एंड गेट है। अब देखिए ये क्या बताता है, इस लॉजिक गेट में अगर दोनों इनपुट सिग्नल यस हो तो आउटपुट सिग्नल यस होगा। देखिए ये क्या है, इसके जस्ट नीचे ये इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश का लैंग्वेज दिया हुआ है। अब देखिए इस सर्किट से हम बताते हैं, देखिए उधर आपको ट्रूथ टेबल दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें क्या बताया गया, ये इस तरह का सिग्नल है, मतलब इस तरह का सर्किट डायग्राम है, इस तरह का डिजिटल सर्किट है जिसमें कि अगर दोनों इनपुट यस होगा, मतलब दोनों इनपुट ऑन होगा तब आउटपुट ऑन होगा, मतलब दोनों इनपुट सिग्नल यस होगा तब आउटपुट सिग्नल क्या होगा, यस होगा। दोनों इनपुट सिग्नल यस होगा तब आउटपुट सिग्नल यस होगा, कहने का मतलब तब बल्ब जलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट सिग्नल ऑफ होगा, नो होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो वही चीज बताया जा रहा है। ये कैसे, दोनों में से दोनों ऑन रहना चाहिए। इसमें ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब, इस बल्ब के मतलब बोले तो आउटपुट, इस आउटपुट सिग्नल के ऑन रहने के लिए, इस आउटपुट सिग्नल के ऑन रहने के लिए इस दोनों इनपुट सिग्नल को क्या रहना पड़ेगा, ऑन रहना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट सिग्नल ऑफ हो गया तो ये आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी नो तो आउटपुट नो, दोनों के दोनों यस तो आउटपुट यस, दोनों के दोनों ऑन तो आउटपुट ऑन। देखिए इसको दिखा देते हैं हम, यहाँ पे ट्रूथ टेबल आपके सामने दिया भी है, आप इससे भी समझ सकते हैं। पहले यहाँ पे देखते जाते क्या क्या होता है इसके फंक्शन को, और उसके बाद ट्रूथ टेबल को भी इससे मैच कराते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ट्रूथ टेबल क्या बताता है, ट्रूथ टेबल इसके फंक्शन को ही बताता है कि ये जो है ना, ये एंड गेट कैसे काम करता है, लॉजिक गेट कैसे काम करता है, उसके फंक्शन को, उसके वर्किंग को आप ट्रूथ टेबल के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद ट्रूथ टेबल के बाद क्या आएगा, इसका सिंबल आएगा, और उसके बाद सिंबल के बाद क्या आएगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन आएगा, बुलियन इक्वेशन आएगा। वो इक्वेशन भी एक मैथमेटिक्स है जो बताता है इसके वर्किंग को। वो इक्वेशन भी जस्ट ट्रूथ टेबल की तरह ही उसके कार्य को बताता है, लेकिन सबका बताने का अंदाज अलग है, तरीका अलग है, और बताता सेम चीज है सब, कोई भी अलग नहीं बताता है। देखिए तो पहले इसके ट्रूथ टेबल को समझते हैं, मतलब इसके डेफिनेशन को पहले समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इसमें क्या है, इस लॉजिक गेट में अगर दोनों इनपुट सिग्नल यस हो तो आउटपुट सिग्नल यस होगा, अदरवाइज एक भी अगर नो हुआ, एक भी सिग्नल अगर ऑफ हुआ दोनों में से, तो फिर आउटपुट सिग्नल क्या होने वाला है, ऑफ हो जाने वाला है। देखिए ये कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आपको बता देना है, ये देखिए बैटरी है या फिर सेल बोले, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल,
और इस बैटरी के एक टर्मिनल से आप जो है ना S1 स्विच को कनेक्ट किए, फिर यहाँ पे आके आप S2 स्विच को कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिए जिसको हम C बोलेंगे। देखिए यहाँ पे S1 और S2 को यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसके इनपुट को A बोल देंगे और S2 के इनपुट को B बोल देंगे। इसके इनपुट को क्या बोल दिए, A बोल दिए, S1 का जो इनपुट है वो A बोल देंगे, इसका जो इनपुट है इसको B बोल देंगे, और ये जो है बल्ब ये आउटपुट होगा, तो इस आउटपुट को क्या बोल दिए, इस बल्ब के आउटपुट को क्या बोल दिए, C बोल दिए। अब देखिए ये कैसे बता रहा है कि अगर इसके आउटपुट सिग्नल को ऑन रखना है, अगर इसके आउटपुट सिग्नल को ऑन रखना है तो दोनों इनपुट सिग्नल को ऑन रखना पड़ेगा, दोनों स्विच को ऑन रखना पड़ेगा। ये कैसे, देखिए यहां पे समझिए, अगर गलती से अभी देखिए अगर ये दोनों ऑफ है, ये दोनों अगर ऑफ है, ये दोनों ऑफ है तो डेफिनेटली इससे करंट फ्लो होगा ही नहीं। अगर स्विच S1 और स्विच S2 ये दोनों स्विच अगर ऑन है तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब आउटपुट सिग्नल ऑन नहीं होगा, मतलब ये ऑफ है। इसका ऑफ का मतलब S1 स्विच को ऑफ का क्या मतलब है कि मतलब A इनपुट क्या है, नो है, ऑफ का मतलब नो, मतलब जीरो, और B भी क्या रखे, जीरो रखे, मतलब नो, तो आउटपुट भी क्या हो रहा है, नो, मतलब A जीरो B जीरो, तो आउटपुट C भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से अच्छा पहले डेफिनेशन पे हम आते हैं, हम डायरेक्ट ट्रूथ टेबल का ही बात करने लगे, सॉरी। तो डेफिनेशन पे सबसे पहले आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है कि अगर दोनों इनपुट सिग्नल यस होगा तभी इसका आउटपुट यस होगा, मतलब बल्ब जलेगा। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट सिग्नल ऑफ होगा, अगर एक भी इनपुट सिग्नल ऑफ होगा तो फिर इसका जो आउटपुट सिग्नल है, ये जो बल्ब है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। देखिए वो कैसे, मान लिया कि ये दोनों स्विच क्या है, ऑफ है। अच्छा इसको मिटा दिए, ये ए इनपुट है, ये क्या है, बी इनपुट है, ये दोनों स्विच क्या है, ऑफ है। तो ऑब्वियसली ये बैटरी है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, तो करंट इधर से इधर जाता, लेकिन ये दोनों ऑफ है, सर्किट ब्रेक है, तो इसीलिए करंट नहीं जा पाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑफ ही रहेगा। लेकिन डेफिनेशन क्या बोला गया कि दोनों में से कोई एक भी ऑफ रहेगा तो ये ऑफ ही रहेगा। इसको ऑन करने के लिए दोनों सर्किट को, दोनों स्विच को क्या करना पड़ेगा, दोनों स्विच को ऑन करना पड़ेगा। देख लेते हैं, एक स्विच को हम ऑन करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए S1 स्विच है, इस S1 स्विच को क्या कर दिए, ऑन कर दिए। जब हम यहाँ पे S1 स्विच को ऑन कर देंगे और ये B मतलब S2 स्विच इसको ऑफ रखे हैं, देखिए इसको ऑन कर भी दिए, तो ये करंट देखिए इसके इस रास्ते के लिए, तो फिर यहाँ पे तो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक है, तो फिर भी तो इसको सर्किट ओपन मतलब क्लोज्ड सर्किट नहीं मिल रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो ओवरऑल अल्टीमेटली क्या होगा, ये करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, क्योंकि ये ऑफ है, यहाँ पे ब्रेक है, सर्किट क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इससे करंट फ्लो नहीं होगा। ये जो C है, ये जो आउटपुट है, ये इस बार भी ऑफ रहेगा। देखिए एक को ऑफ रखे फिर भी ये ऑफ हो गया, है ना। या फिर ऐसे करें आप क्या कीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए और बदले में क्या कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए, फिर भी इस बार तो यहां से ही करंट ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो इस बार भी एक को ऑफ रखे दूसरे को ऑन रखे, फिर भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट नहीं आएगा, इन द सेंस ये बल्ब नहीं जलेगा, इन द सेंस आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये मतलब क्या है कि दोनों में से एक भी ऑफ रहा तो ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसमें डेफिनेशन क्या बताया, दोनों अगर यस होगा तब यस होगा। अब दोनों को यस करके देखिए, दोनों को ऑन कर दिए, ये भी ऑन ये भी ऑन। अब तो देखिए करंट आएगा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, सर्किट ब्रेक नहीं मिल रहा है, हर जगह क्या है, क्लोज्ड है, तो यहां से करंट आएगा, फिर बल्ब से होते हुए इधर फ्लो कर जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इस बार जो है ना दोनों स्विच को ऑन कर दिए, दोनों इनपुट को अगर यस कर दिए तो इस बल्ब से आउटपुट से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये बल्ब भी क्या होगा, जलेगा। अगर दोनों स्विच ऑन है, अगर दोनों इनपुट यस है, तो ये बल्ब, ये आउटपुट सिग्नल भी यस होगा, कहने का ये मतलब है। अब देखिए ट्रूथ टेबल को थोड़ा फुलफिल कर देते हैं इसके हेल्प से। ये S1 स्विच को, इसका जो इनपुट है A बोल देंगे, इसका जो S2 स्विच का इनपुट है इसको B बोल दिए। देखिए इसको भी अभी ऑफ रखे हैं, मतलब क्या, A को भी ऑफ रखे हैं और B को भी ऑफ रखे हैं, A को भी ऑफ रखे हैं और B को भी ऑफ रखे हैं। ऑब्वियस बात है कि इधर से करंट नहीं फ्लो हो जाएगा, नहीं फ्लो हो पाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ऑफ। ये नो बोले तो A भी जीरो, B भी नो, B भी जीरो, तो आउटपुट C भी क्या होगा, नो होगा। नो का मतलब जीरो, जीरो जीरो जीरो, ये इस तरह का फंक्शन बताता है। जीरो 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 का मतलब ये है ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो आउटपुट भी ऑफ होगा, आउटपुट भी नहीं जलने वाला है, यहाँ पे भी करंट नहीं आने वाला है। देखिए दूसरा बात क्या है कि ए को हम ऑन कर देते हैं। ए को ऑन करने का क्या मतलब है, एक के नीचे क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, और हाँ यहाँ पे क्या किए, ए को ऑन कर दिए और बी को क्या कर दिए,
ए को ऑन किए, बी को ऑफ ही रहने दिए, ए यस, बी नो, तो फिर भी इधर करंट नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक है। ये ऑन रखे हैं, ए को ऑन मतलब 1 लिख दिए, और बी को ऑफ रखे हैं तो बी की जगह पे क्या लिख दिए, 0 रख दिए यहाँ पे, तो फिर भी सी क्या हो जाएगा, नो, मतलब सी फिर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, जस्ट इसका अपोजिट कर दिए, इस बार इसको यस कर दिए, बी को एस कर दिए, मतलब बी को 1 कर दिए, और ए को यहाँ पे क्या कर दिए, ए को 0 कर दिए, मतलब ऑफ कर दिए, फिर भी ये तो सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर भी इससे करंट नहीं फ्लो होगा, फिर भी आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब नो हो जाएगा, 1 0 1 0, है ना। तीसरा देखिए क्या कर दिए, दोनों को ऑन कर दिए, जैसा कि डेफिनेशन में था, दोनों को ऑन कर दिए तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे क्लोज्ड लूप का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा इस बल्ब से जब करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली ये बल्ब जलेगा। मतलब अगर दोनों इनपुट सिग्नल यस होगा तो ये आउटपुट सिग्नल भी यस होगा, मतलब ये बल्ब भी जलेगा। मतलब देखिए यस का मतलब ए भी यस मतलब 1, बी भी यस मतलब बी भी 1, तो आउटपुट सिग्नल सी भी यस होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कौन सा गेट था, ये एंड गेट था। अब देखिए एंड गेट के ट्रूथ टेबल को बता दिए कि वो कैसे वर्क करता है, वो हम बता दिए, लेकिन एंड गेट के ट्रूथ टेबल को बता दिए, अब हम यहाँ पे बता रहे हैं उसका सिंबल, एंड गेट का सिंबल। देखिए ये एंड गेट का सिंबल है, ये सिंबल को आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब ये कैसा है, देखिए हाफ कैप्सूल है ऐसे। देखिए ये है इनपुट ए, ये है इनपुट बी, और यहाँ पे क्या है, आउटपुट सी। इस तरह का ये सिंबल है, इस तरह का ये भी सिंबल है ना। ये नोटेशन है, मतलब सर्किट डायग्राम तो वो तो था ही अभी जो पीछे बताए, जहाँ पे हम स्विच ऐड किए थे और आउटपुट के फॉर्म में हम बल्ब ऐड किए थे और बैटरी ऐड किए थे, वो तो हम बताए ही, लेकिन वो तो सर्किट डायग्राम था। लेकिन ये जो है ना, ये नोटेशन है, ये संकेत है। उतने बड़े सर्किट डायग्राम को आप ऐसे अगर बता दें, इस तरह का अगर सिंबल बना दें, तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि ये कौन सा गेट है, एंड गेट। अब देखिए इसके बुलियन एक्सप्रेशन का बात करते हैं। देखिए ये जो है बुलियन एक्सप्रेशन, यहां पे देख सकते हैं आप, ये दोनों ए इंटू बी, ए और बी दोनों इनपुट है, और आउटपुट क्या है, सी है। ए इंटू बी इक्वल टू क्या, सी। ये है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। अब देखिए इसको भी समझने के लिए थोड़ा सा हम जो है ना ऊपर ट्रूथ टेबल के पास जाते हैं। ए इंटू बी इक्वल टू सी, इसका ट्रूथ टेबल देखिए, ये है ट्रूथ टेबल। यहाँ पे आते हैं और इसको सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं वो एक्सप्रेशन। क्योंकि देखिए बुलियन एक्सप्रेशन भी क्या बताता है, इसके वर्किंग को बताता है। बुलियन एक्सप्रेशन भी क्या बताता है, कहीं ना कहीं बुलियन एक्सप्रेशन भी इसके वर्किंग को ही बताता है। किसके वर्किंग को, ये एंड गेट के वर्किंग को, एंड गेट के काम को, कार्य को बताता है। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल भी क्या बताता है, इसके कार्य को ही बताता है। तो दोनों एक ही चीज को बताता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बुलियन इक्वेशन लिख रहे हैं, डेफिनेटली इस बुलियन इक्वेशन को, ट्रूथ टेबल को जो है ना फुलफिल करना चाहिए। देखते हैं क्या है, इनपुट ए इंटू बी कर देंगे तो क्या आ जाता है, आउटपुट। कहने का मतलब दोनों इनपुट सिग्नल को, ए और बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, आउटपुट सिग्नल आ जाता है। देख लेते हैं एक, देखिए इस ऑप्शन के जरिए देखिए आप। अच्छा पहले इसके द्वारा ही देख लीजिए। देखिए 0, ए 0 है, इंटू बी क्या है, 0 है। 0 इंटू 0 क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। ये एक्चुअली ये हम तो अलजेब्रिक सम की तरह बता रहे हैं समझने के लिए, लेकिन ये किस तरह का है, ये गुना है, लेकिन ये बाइनरी सिस्टम का गुना है। ये डेसिमल सिस्टम का गुना हम लोग पढ़े होते हैं, लेकिन ये बाइनरी सिस्टम का गुना है। ये भी बताएंगे बाइनरी सिस्टम को, बाइनरी सिस्टम में 2 नंबर को कैसे गुना किया जाता है ना। तो 0 इंटू 0 बराबर 0, लेकिन आप समझने के लिए इसको डेसिमल सिस्टम से भी कुछ हद तक रिलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहेगा बात, ये इक्वेशन याद रहेगा। अब देखिए दूसरे ऑप्शन को देखिए, ए क्या है 1 और बी क्या है 0, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाता है, 0 ही होता है। देखिए आउटपुट क्या दे दिया, ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन भी आउटपुट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। और इसमें भी देखें, इसमें भी देखिए, ये देखिए 1, ए 1 है और बी 0 है, तो आउटपुट की भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बुलियन इक्वेशन जो है, कहीं ना कहीं ये बुलियन इक्वेशन जो है, ये बुलियन इक्वेशन जो है, ये ट्रूथ टेबल को फुलफिल कर रहा है। ये ट्रूथ टेबल जो बात बता रहा है, वही बात ये बुलियन इक्वेशन भी बता रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि ये जो है ना बुलियन इक्वेशन किसका है, ये एंड गेट का बुलियन इक्वेशन है। ये देखिए बुलियन इक्वेशन एंड गेट का, ए इंटू बी, दोनों इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया, आउटपुट सिग्नल के बराबर आ गया। ये बुलियन इक्वेशन को बताता है। अब देखिए तीसरा,
तीसरा कौन है? नॉट गेट। नॉट गेट, देखिए ये नॉट गेट क्या होता है? इस गेट में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के ठीक विपरीत होता है। यह आसान है, वो सबसे आसान है ये नॉट गेट। इसमें जो है आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के ठीक विपरीत होता है। देखिए विपरीत कैसे होता है वो समझ लीजिए आप, इसके सर्किट डायग्राम से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल जो है इनपुट सिग्नल के विपरीत होता है। विपरीत का मतलब समझ में आ रहा है? अगर इनपुट सिग्नल यस है तो आउटपुट सिग्नल क्या होगा? नो होगा। देख लेते हैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम से सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ये सर्किट डायग्राम है, एक मिनट क्लियर करने दीजिए इसको। हाँ तो देखिए यहां पे देखिए सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम। देखिए ये बैटरी है प्लस माइनस, बैटरी से एक स्विच जोड़े हैं इस तरह से पैरेलल, और यहां पर एक बल्ब जोड़े हैं, है ना। ये स्विच S1 एक ही स्विच यहां पे जोड़ा गया। ये सर्किट इस तरह का है कि इसमें आप एक ही स्विच जोड़ रहे हैं, है ना। स्विच इससे क्या कितना स्विच जोड़ रहे हैं? एक स्विच जोड़ रहे हैं S1, और इसमें जो इनपुट होगा उसको उस इनपुट को हम A बोल दिए, है ना। और यहाँ पे ये बल्ब क्या है? ये आउटपुट है, तो यहाँ पे C नहीं लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ पर C लिख देते हैं। ये C है क्योंकि बल्ब जो होगा जो वो जलेगा, मतलब ऑन होगा ऑफ होगा बल्ब, तो वही तो है आउटपुट। इनपुट क्या है? ये स्विच। स्विच को कंट्रोल करेंगे, स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा इस बल्ब में स्विच को ऑन ऑफ करने पे। देखिए ये S1 स्विच है, ये क्या है? आउटपुट क्या है? यहाँ पर आउटपुट C है। ये उसका सर्किट डायग्राम है। देखिए कैसे बताता है कि कैसे बताया जाता है कि अगर इनपुट सिग्नल ये जो है ना आउटपुट, इसमें जो है ना ये नॉट गेट में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल का जस्ट रिवर्स होता है, जस्ट अपोजिट होता है। वो कैसे? देखिए इस सर्किट डायग्राम को देखिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए अभी फिलहाल अगर इस सेटअप का बात किया जाए, अभी प्रेजेंट सेटअप का बात किया जाए, तो इसमें क्या है? S1 स्विच, देखिए स्विच ऑफ, मतलब नो, स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑफ है तो बताइए करंट आएगा यहां, इधर से जाएगा। चलिए इस ब्रांच से नहीं जाएगा क्योंकि इधर जो है ना ये ब्रेक है सर्किट, लेकिन इधर तो कनेक्टेड है, इधर जोड़ा गया है, ये कंप्लीट लूप है। तो ये करंट इधर नहीं आके ये करंट किधर आ जाएगा? इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, बल्ब से होते हुए फिर से इस निगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं? बल्ब से होते हुए करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बल्ब जलेगा। मतलब देखे इनपुट सिग्नल अगर यहाँ पे इनपुट सिग्नल यस है, सॉरी यहाँ पे इनपुट सिग्नल नो है, सर्किट अगर ब्रेक है, सर्किट ब्रेक है, इनपुट नो है, फिर भी देखिए आउटपुट C यस हो गया। नो का मतलब इनपुट 0 और बल्ब के ऑन होने का मतलब C यस होने का मतलब आउटपुट 1। देखे इनपुट A अगर 0 है मतलब नो है, तो ये आउटपुट क्या बता रहा है? यस, फिर भी जल रहा है ये। तो ये हुआ रिवर्स करने का मतलब। अब जस्ट इसका अपोजिट सोच लीजिए, आप इसका जस्ट अपोजिट सोचिए। अब क्या कर दिए? इस इनपुट सिग्नल को ऑन कर दिए। इस इनपुट सिग्नल को, मेरे प्यारे बच्चों, इस इनपुट सिग्नल को क्या कर दिए? हम ऑन कर दिए। तो जब इस इनपुट सिग्नल को हम ऑन कर देंगे तब क्या होगा? अब देखिए करंट इधर आएगा, है ना। करंट देखिए इधर आएगा, तो यहां पर इसको दो ब्रांच मिलेगा, एक इधर और दूसरा इधर ऊपर की ओर। तो देखिए इस ब्रांच में ज्यादा जो है ना इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये शॉर्ट लेंथ है, ये शॉर्ट पाथ है, जैसे शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट मतलब ये छोटा रास्ता है। तो ये करंट ऊपर नहीं जाके इधर से घूम के इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल इस स्विच को जब ऑन किए तो करंट ऊपर बल्ब से होते हुए जा ही नहीं रहा है। जब बल्ब से होते हुए करंट जा ही नहीं रहा तो इस बार भी बल्ब क्या होगा? ऑफ होगा। जबकि स्विच को ऑन रखे हैं मतलब इनपुट को यस 1, तो फिर भी आउटपुट ऑफ है मतलब नो है। तो इसीलिए बताया जा रहा था इसमें कि ये नॉट गेट है। ये कौन सा गेट है? ये नॉट गेट है। और इस नॉट गेट में जो है ना आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल का जस्ट ऑपोजिट होता है। और इसको हम समझाने का यहाँ पर कोशिश किए इस सर्किट डायग्राम के द्वारा। अब देखिए सर्किट डायग्राम को समझाते समझाते आपको जो है ना ये ट्रुथ टेबल भी बता दिए। ये क्या है? ये ट्रुथ टेबल है। ये ट्रुथ टेबल है ना। ये ट्रुथ टेबल बता रहा है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इसका सिंबल है, संकेत, नोटेशन है ये। तो इसका देखिए संकेत कुछ इस तरह का होता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जैसा यहाँ पे दिख रहा है यही उसका क्या है? इसका सिंबल है, ये नोटेशन है इसका। मतलब अगर आप नॉट गेट को रिप्रेजेंट करना चाहते थे इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते। ये पूरा सिंबल है नॉट गेट का। अब देखिए बुलियन एक्सप्रेशन का बात करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन में क्या बताता है? बुलियन एक्सप्रेशन भी जस्ट ये ट्रुथ टेबल की तरह है। ट्रुथ टेबल भी
इस एंड गेट के फंक्शन को बताता है, काम को बताता है कि कैसे ऑन ऑफ होता है, कैसे ये जो है ना इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल से कोरिलेट करता है, ये कैसे काम करता है ये बताता है। तो वहीं पे बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन इक्वेशन भी क्या बताता है, ये भी बताता है कि एंड गेट कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये बताता है। कौन? बुलियन एक्सप्रेशन। थोड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे जो है ना हम सेटिस्फाई कर देते हैं कि आखिर बुलियन एक्सप्रेशन ये ट्रुथ टेबल के इक्विवेलेंट कैसे, कैसे ट्रुथ टेबल की तरह ये भी कार्य बताता है। अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल की तरह ही काम बताएगा, कार्य बताएगा, फंक्शन बताएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको जो है ना इसको फुलफिल करना चाहिए। ये बुलियन एक्सप्रेशन इस ट्रुथ टेबल को फुलफिल करेगा। देख लेते हैं फुलफिल करता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल क्या है, सॉरी बुलियन इक्वेशन क्या है, C इक्वल्स टू A बार। इसको A बार रीड किया जाता है। बार का मतलब क्या होता है, अपोजिट, A बार। देखिए यहां पर ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ये बुलियन एक्सप्रेशन, ये भी उसके फंक्शन को बताएगा। देखिए C इक्वल टू A बार। बार का मतलब होता है अपोजिट, रिवर्स, उल्टा, है ना। तो C आपको पता है कि यहां पर क्या है, C यहां पे A लिखना चाहिए, ये A है ना। C का मतलब क्या है, आउटपुट सिग्नल। देखिए ये आउटपुट सिग्नल, और A का मतलब क्या है, इनपुट सिग्नल। तो देखिए ये C जो है ना, C इक्वल टू A बार लिखने का मतलब ये है, ये आउटपुट सिग्नल जो है ना, ये आउटपुट सिग्नल जो है ये इनपुट सिग्नल के क्या है, अपोजिट है। ये तो बता ही दिया अपोजिट कैसे। A अगर देखिए अगर C बराबर A रहता ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के बराबर ही है, एक ही तरह से दोनों। जैसा इनपुट सिग्नल होता है वैसा ही आउटपुट सिग्नल भी होता है। अगर ऐसा होता तब, ऐसा होता ना इक्वल सिर्फ, तब इसका ये मतलब है कि दोनों एक जैसा है। ये अगर इनपुट सिग्नल ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाए, आउट मतलब इनपुट ऑन तो ये भी ऑन, मतलब ये एस तो ये भी एस, ये नो तो ये भी नो, अगर ऐसा होता तो। लेकिन इसमें क्या है, ए बार है, मतलब सी तो आउटपुट है, सी आउटपुट है, लेकिन ए जो है, देखिए सी आउटपुट है, सी क्या है, ये आउटपुट सिग्नल है, लेकिन ये आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल का बार, मतलब इनपुट सिग्नल का ऑपोजिट। तो इसको इक्वेशन को भी हम फुलफिल करा देते, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करा देंगे फुलफिल हम। देखिए यहां पे C इक्वल टू A बार, देखिए हम फुलफिल कराते हैं। यहां पे आइए ट्रुथ टेबल के पास। इनपुट सिग्नल क्या है, इनपुट सिग्नल क्या है, 0 है। 0 का मतलब नो, ऑफ। तो देखिए इधर लिखिए क्या, ऑफ, मतलब ऑफ बोले तो 0। इनपुट सिग्नल A का वैल्यू कितना है, यहाँ A का वैल्यू यहाँ पे ट्रुथ टेबल पे क्या है, इस फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। A का वैल्यू क्या है, 0। A का वैल्यू क्या है, 0। 0 का मतलब क्या होता है, नो। लेकिन ये आउटपुट देखना चाहते हैं, आउटपुट क्या आने वाला है। अगर यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल में मतलब सॉरी इस बुलियन इक्वेशन में A का वैल्यू अगर 0 रखे, मतलब नो रखे, तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है। आउटपुट क्या आने वाला वो हम देखना चाहते हैं। 0 रखे तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप चलिए, 0 पे एक जगह पे 0 रखे, तो 0 A पर बार है तो 0 पे भी क्या लग जाएगा, बार। तो 0 बोले तो नो, तो नो पे बार लगेगा, तो बार का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। जब नो पे बार लगेगा, 0 पे जब बार लगेगा तो इसका बार का मतलब ऑपोजिट होता है। 0 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 0 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, मतलब नो का उल्टा यस हो जाएगा। तो देखिए आउटपुट क्या आया, 1 आया। तो जब इनपुट 0 है, तो ये इक्वेशन भी बता रहा है कि जब इनपुट नो होगा तो आउटपुट क्या होगा, यस होगा। ये भी तो वही बता रहा है, जब इनपुट नो होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ये भी वही बताता है। कहीं ना कहीं ये बुलियन इक्वेशन, ये बुलियन इक्वेशन जो है ये क्या है, ये फिट है किसके लिए, मतलब इस ट्रुथ टेबल को ही एक्सप्लेन कर रही है भी। ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट एपिसोड में सुपर एनर्जी एंड सुपर एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू।